टूटे हुए घर, बिखरे हुए सामान, जली हुई गाड़ियां, जान बचाकर भागते हुए নৌকা নিয়ে প্রায় অনেক হিন্দুরা প্রাণ বাঁচানোর জন্য মালদা ডিস্ট্রিক্টে ঠাঁই নিচ্ছে। ये तस्वीर पश्चिम बंगाल की बताई जा रही है। रोते बिलखते लोगों के चेहरे का डर साफ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर ये तस्वीर बंगाल में हुई हिंसा के नाम पर वायरल हो गई। मैं इन तस्वीर का सच तो नहीं जानती हूँ क्योंकि मैं खुद पश्चिम बंगाल में नहीं हूँ, लेकिन मीडिया में जो बातें आ रही हैं वो पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को इससे भी कई ज्यादा डरावनी और भयावह बताती है। और ये सोच सोचकर इन तस्वीर को देख देखकर मेरा रोम रोम से हट रहा है, क्योंकि अगर ये तस्वीर वाकई सच है, ये खबरें वाकई हकीकत है, तो ये 1990 के कश्मीर की उस काली रात की तरह भयानक है जिसे वक्त के साथ साथ हम सब ने भुला दिया है। 90 के दशक में कश्मीर सुलगा और अब पश्चिम बंगाल झुलस रहा है। 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ा और अब पश्चिम बंगाल के कई जिलों से हिंदुओं के पलायन की खबरें सामने आ रही है। नमस्कार दोस्तों, आज पश्चिम बंगाल के कई जिले सुलग रहे हैं और आज के वीडियो में मैं इन तस्वीरों का वो सच सामने रखना चाहती हूँ जिसे वक्फ बोर्ड में बदलाव के बाद बढ़े बवाल की वजह अब बताया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के बाद नेता नगरी में हाई तौबा मची जरूर है, लेकिन एक्शन इस भयानक और हिंसक वारदात की तुलना में कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन आज ये समझना जरूरी है कि क्यों और कैसे इस विवाद को हिंसक बवाल में बदलने की साजिश की गई। और सवाल ये भी है कि क्या पश्चिम बंगाल में हिंदू असहाय हो चुके हैं? क्या अपने ही देश में हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है? क्या अपने ही देश में हिंदू शरणार्थी बनकर बैठे? सबसे पहले आप वक्फ बिल संशोधन अधिनियम 2025 की टाइमलाइन को समझिए। 2 अप्रैल बिल लोकसभा से पास होता है, 3 अप्रैल बिल राज्यसभा से पास होता है, 5 अप्रैल बिल पर राष्ट्रपति मुर्मू की मुहर लगती है, 8 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी हो जाता है। 2 से 3 अप्रैल को देश की संसद में वक्फ बिल संशोधन अधिनियम 2025 पर चर्चा होती है। इस दौरान दोनों सदनों में विपक्ष की ओर से तीखी दलीलें दी गई। लोकसभा में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बिल की कॉपी फाड़ दी। हालांकि संसद से प्रस्ताव पारित हो गया। ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी जिसके तहत बिल में बदलाव को मंजूरी दी गई है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा ही होना चाहिए और हमारे देश में भी ऐसा ही हुआ, लेकिन इसके बाद इस पर सियासत तेज हो गई। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में इसको लेकर हंगामा होता है तो वहीं ममता बनर्जी ने कह दिया कि वो इसे बंगाल में लागू नहीं करेंगी। अब जरा इस बिल पर नेताओं के बयानबाजी भी आपको बता देते हैं। 5 अप्रैल को अखिलेश यादव ने देश के नाम की चिट्ठी में लिखा कि बीजेपी अपनी नाकामियों का पर्दा डालने के लिए नया बिल लेकर आती है और ये बिल लाने का असल मकसद ये है कि बीजेपी की नजर वक्फ की जमीन पर है। 5 अप्रैल को ही तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार आई तो हम इसे बिहार में लागू नहीं होने देंगे, हम इसे कूड़ेदान में फेंक देंगे। अपने उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार जो है वो ये बिल लेकर के आई है। 9 अप्रैल को राहुल गांधी ने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम धर्म की स्वतंत्रता पर हमला है। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि उनकी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो वक्फ कानून में बदलाव घंटे भर में करेंगे। यानी एक बिल जो पहले JPC यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा गया, फिर संसद के दोनों सदनों में जिस पर मुहर लगी, जिस पर 24 घंटा चर्चा हुई और उसके बाद ये बिल पास हुआ। और उसके बाद भी देश की सबसे बड़ी अदालत में जिस बिल के खिलाफ 22 याचिकाएं दायर की गई हैं, लेकिन नेता नगरी के बयान लोगों के अंदर डर को बढ़ा रहे हैं। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी ने तो यहाँ तक कह दिया कि इसके लिए उन्हें जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा कि उनकी लड़ाई जारी रहेगी, खत्म नहीं होने वाली है। अब ये तो बयान हो गए। कहने वाले कह सकते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र है और यहाँ हर किसी को अपने विचार रखने की आजादी भी है, लेकिन सवाल यह है कि जब इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है तो फिर नेताओं के बयान में सब्र क्यों नहीं है? कोई भी कानून अगर संविधान सम्मत नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे निरस्त कर सकता है, लेकिन कोर्ट के फैसले से पहले दिए जा रहे इस बयान के से क्या लोगों के अंदर गुस्सा और डर दोनों नहीं बढ़ जाएगा? और क्या पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा इस तरीके के बयानबाजी का नतीजा नहीं है? और शायद हुआ भी यही है। 8 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़कती है और देखते ही देखते मालदा और दक्षिण 24 परगना जिले भी इसकी चपेट में आ गए। असम और त्रिपुरा में भी उग्र प्रदर्शन की खबर आई, लेकिन इन राज्यों में हालात काबू में रहे। देश के अन्य हिस्सों में भी वक्फ के विरोध में प्रदर्शन हुए, लेकिन बंगाल की तरह पलायन की नौबत नहीं आई। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा में गंभीर रूप होता नजर आ रहा है। विरोध प्रदर्शन के बीच भड़की हिंसा में कई लोगों की मौत हुई और काफी लोग घायल हो गए। हालांकि हालात इस कदर तक अनियंत्रित हुए
कि पश्चिम बंगाल पुलिस को बीएसएफ की मदद लेनी पड़ी। अलग अलग जिलों में 1600 जवान तैनात हुए हैं और मुर्शिदाबाद से तकरीबन 500 लोगों के पलायन का दावा बीजेपी इस समय कर रही है। और इसलिए आज ममता सरकार कटघरे में खड़ी है कि क्या बंगाल में ममता सरकार ने हिंदुओं को असहाय बना दिया। पश्चिम बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष ने सुबह के कई इलाके में हिंसा पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल के कई जिलों को हिंदू शून्य करने की साजिश रची जा रही है और बांग्लादेश से लोग सुबह में आकर के उत्पात मचा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मालदा जिले की हिंसा प्रभावित मोथाबाड़ी इलाके का शुक्रवार को दौरा किया, लेकिन इसके लिए भी उन्हें कलकत्ता हाईकोर्ट से इजाजत लेनी पड़ गई। बीजेपी हमलावर है और ममता सरकार बीजेपी के नेताओं पर हिंसा की साजिश रचने का आरोप लगा रही है। मैं सियासत में पढ़ना नहीं चाहती, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्यों हिंदुओं को बंगाल में पलायन करना पड़ रहा है। क्या ममता सरकार का लॉ एंड ऑर्डर इस तरीके से नाकाम हो चुका है कि वो अब हिंदुओं की रक्षा भी नहीं कर पाएंगे? सबसे पहले आप इसका गणित समझिए। जिन जिलों में हिंसा भड़की उनमें मुर्शिदाबाद में 2011 की जनगणना के मुताबिक तकरीबन 47 लाख मुस्लिम आबादी है, जबकि 23 लाख हिंदू हैं। वहीं मालदा में 20 लाख मुसलमान हैं, जबकि 19 लाख हिंदू हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक दक्षिण 24 परगना में 35.57% मुस्लिम, तो हुगली में 15.77% मुस्लिम आबादी है और हावड़ा जिले में 26% मुस्लिम आबादी थी। लेकिन कुछ लोगों का दावा है कि अब उत्तरी दिनाजपुर, बर्धमान, बीरभूम में भी बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी बढ़ गई और नादिया, उत्तरी दिनाजपुर, हावड़ा जैसे जिलों में तो ये तादाद 35 से 40% तक जा पहुंची है। दरअसल पश्चिम बंगाल में मुसलमान एक वोटर के रूप में पार्टियों के लिए काफी है। मुस्लिम वोटर कुछ क्षेत्र में फोकस ही नहीं बल्कि जगह जगह फैले हुए भी नजर आते हैं। बांग्लादेश सीमा से सटे जो इलाके हैं बंगाल के में, उसमें मुस्लिम की आबादी ज्यादा है। विधानसभा की 294 सीटों में से 70 से 100 सीटों पर इस तबके के वोट निर्णायक भूमिका में होते हैं। साल 2006 तक राज्य में मुस्लिम वोट बैंक पर वाम मोर्चा का कब्जा रहा। हालांकि इसके बाद इस तबके के वोटर धीरे धीरे ममता की तृणमूल कांग्रेस की तरफ आकर्षित हुए और साल 2011 और 16 में इसी वोट बैंक की बदौलत ममता बनर्जी सत्ता में बनी रही। तो सवाल यह है कि क्या वोट बैंक के लिए ममता बनर्जी हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार से आंखें मूंद कर बैठ जाएंगी? बीजेपी के नेता मुर्शिदाबाद से 500 से ज्यादा हिंदुओं के पलायन का दावा अब तक कर चुके हैं। तो ममता सरकार में मंत्री फरहाद हाकिम कहते हैं कि पलायन थोड़ी ना है, वो लोग किसी और राज्य में थोड़ी गए हैं, बल्कि बंगाल के भीतर ही तो जा रहे हैं। यानी जान बचाने के लिए भी लोग अगर पश्चिम बंगाल में ही एक जगह से दूसरी जगह जाएं तो इसे पलायन नहीं कहेंगे। यानी किसी का आशियाना उजड़ जाए और ममता सरकार के मंत्री को आंकड़ों की चिंता है, लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे कभी कश्मीर में भागे थे। याद कीजिए 19 जनवरी 1990 की वो काली रात जब कश्मीरी पंडितों को अपना आशियाना छोड़ करके भागना पड़ा। सरकारी फाइलों में यह आंकड़ा चंद हजारों का है, लेकिन कश्मीरी पंडितों का कहना है कि उस रात 1 लाख से ज्यादा लोग कश्मीर घाटी छोड़ने पर मजबूर हुए और इस भयावह रात की स्क्रिप्ट कई महीने पहले से लिखी गई। टीका लायक टपलू, नीलकंठ गंजू जैसे नामचीन जो कश्मीरी पंडित थे उनकी हत्या हुई। कश्मीरी पंडितों को डराने की साजिश रची गई, लेकिन उस समय जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे फारूक अब्दुल्ला मौन साधे हुए रहे और इस नरसंहार के दिन यानी 19 जनवरी 1990 की उस काली रात से चंद दिन पहले अपने पद से इस्तीफा देकर के चलते बने। तो सवाल यह है कि क्या बंगाल में भी ऐसे ही किसी नरसंहार का इंतजार हो रहा है? यकीन मानिए, अगर आज इन हिंदुओं का पलायन नहीं रोका गया, अगर आज इन हिंदुओं के लिए हिंदू नहीं उठ खड़े हुए, तो इतिहास हम सबको माफ नहीं करेगा। हम सिर्फ कश्मीरी पंडितों की तरह इन लोगों को भी कल इनकी घर वापसी का भरोसा देते रह जाएंगे। मैं किसी को हिंसा के लिए उकसा नहीं रही, मैं ये भी नहीं कह रही कि कोई हथियार उठा ले, क्योंकि ऐसा करना ना तो लोकतांत्रिक है ना इंसानियत। लेकिन हमारी विरोध की हर आवाज नेता नगरी को वोट बैंक से आगे बढ़कर सोचने पर मजबूर करेगी। ये सवाल हिंदू मुसलमान का है ही नहीं, ये सवाल है सबके जीने के अधिकार का, जो देश का संविधान हमें देता है। बिना मर्जी के, जान के डर से किसी भी तरीके का पलायन, चाहे वो किसी समुदाय के लोग करें, चाहे हमारे देश के लिए के लोग करें, ये घातक है। और इसलिए ममता को मौन तोड़ना पड़ेगा, नेता नगरी को अपनी कुंभकर्णी नींद से जागना पड़ेगा और खुद को सपे कहने वाले समाज को भी आवाज उठानी पड़ेगी। हम अपने देश में एक और नरसंहार का इंतजार नहीं कर सकते।